नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। क्या केंद्र की सरकार देश के लाखों छात्रों की आवाज सुनेगी? जेईई और एनईटी की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग 26 लाख के आसपास छात्र जिनको परीक्षा देनी है वो कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आज सोनिया गांधी ने गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आधार बनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी परीक्षाएं कराने की। आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 सीएम ने एक बात पर मंजूरी बना ली है कि सातों सीएम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की जाएगी। विपक्ष का कहना है कि जब देश में 525 केस थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन जब 31 लाख से ज्यादा केस देश में हो गए कोरोना के, उस समय छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलें। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का तर्क यह है कि कम से कम 98% छात्र ऐसे हैं जिनको अपने घरों के निकटतम कोच परीक्षा सेंटरों की इजाजत दे दी गई है कि वहां जाकर वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अब मामला एक बार फिर अदालत के दरवाजे पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। विस्तार से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आज फिल्म अभिनेता सोनू सूद दंगल का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा टाल दी जानी चाहिए। और बहुत से छात्र सोनू सूद को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें क्या उस दिन परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं सोनू सूद, और बताएंगे साथ साथ कौन से खास मेहमान आज दंगल का हिस्सा। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईटी और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए अब भावनाएं और तर्क उमड़ घुमड़ रहे हैं। सितंबर में तय शेड्यूल पर दोनों परीक्षाओं को कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तैयार बैठी है, तो दूसरी ओर विरोध का झंडा बुलंद हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सोनिया ने मीटिंग में कहा, छात्रों की समस्याओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जेईई और नीट को लेकर छात्रों में चिंता है। वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो विपक्षी राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का प्रस्ताव रखा है। ममता ने कहा, जेईई और नीट के इम्तिहान कैसे कराए जा सकते हैं? हमारे छात्र बहुत बुद्धिमान हैं, टैलेंटेड हैं, पर वो इम्तिहान में कैसे बैठेंगे? प्रधानमंत्री को मैंने दरख्वास्त की है कि छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, हमें संवेदना दिखानी चाहिए। लेकिन अगर केंद्र कुछ नहीं कर रहा है तो हम लोग भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर कानून में व्यवस्था हो तो हमें एक साथ कोर्ट में जाना चाहिए। सितंबर में ही नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी विरोध किया है और दिल्ली सरकार भी इसे जोरदार तरीके से उठा रही है। गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे। ये तो हो नहीं सकता। कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा का विरोध सिर्फ विपक्षी दलों के नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी अभी परीक्षाओं का विरोध किया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराने की एसओपी जारी कर चुकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि महामारी की स्थिति जरूर है, लेकिन जिंदगी नहीं रुक सकती और लंबे समय तक छात्रों का करियर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। पूरा एकेडमिक सत्र खराब नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा कि परीक्षाओं का शेड्यूल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से कल तक
25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा। जाहिर तौर पर सरकार नीट और जेईई परीक्षा कराने का पक्का मन बना चुकी है। अब इसी में राजनीति की परीक्षा होनी है। मिलन शर्मा और मौसमी सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें, हमारे साथ अभिनेता सोनू सूद होंगे और साथ ही आज हमने छात्रों को सीधा न्योता दिया कि आप आज तक पर आकर सीधे आज तक के मंच के जरिए, दंगल के जरिए पूरे देश के सामने और देश की सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हमारा जूम आईडी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और देखिए लगातार सैकड़ों की तादाद में छात्र हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने और एग्जाम की तारीख को बदल दे। लेकिन हम इनकी बात सुने उसके पहले सोनू सूद अभिनेता हमारे साथ आ रहे हैं, उनके साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, बीजेपी से रागिनी नायक हमारे साथ होंगी, कांग्रेस पार्टी से राघव चड्ढा हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से, और साथ ही जफर सरेशवाला हमारे साथ होंगे, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। सोनू सूद, आपका स्वागत है। सबसे पहले उन सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद मैं करता हूं जिनकी आपने आज तक मदद की है, जो आपको धन्यवाद कर पाए, नहीं कर पाए, आप तक बात नहीं पहुंचा पाए। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं उन सब की तरफ से। थैंक यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी थी और मैंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। तो सोनू जी, अब छात्रों ने आपको दूसरी ड्यूटी पर लगा दिया, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे एग्जाम की डेट बदलवाइए, पोस्टपोन कराइए उसको। मुझे लगता है ड्यूटी के बजाय मैं इसको कहूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, जरूरत है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं खुद भी एग्जाम्स में बैठा हूँ और मुझे लगता है कि जब आप एक एग्जाम देने निकलते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेस रहते हैं आपके ऊपर, प्रेशर रहता है फैमिली का, खुद के करियर का। और हम इस समय जब इस कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं हर चीज की, ट्रैवल नहीं आप कर सकते, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति है जो वो खराब है। अगर हम बात करें बाढ़ की, बिहार, असम, बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो चुका है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो आप सोचिए कि उस दौर के अंदर लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे। मैं ये सिर्फ इतना ही सबको लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा समय चाहिए, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने की, आप सितंबर में ना करवाएं, नवंबर में करवाएं, ताकि वो विंडो मिल सके और लोग इन चीजों से बाहर निकल सके कुछ हद तक। लेकिन सोनू, आपने देखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ट्वीट्स किए, उन्होंने नोटिफिकेशंस डाले पूरे, वो कह रहे हैं हमने तैयारी कर रखी है पूरी। 98% कम से कम ऐसे छात्र हैं जिनको हम उनके घर के बगल में, पास में, नजदीक में सेंटर दे रहे हैं, फिर क्या कहिएगा? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जितनी अगर आपने डाउनलोड करने के लिए बोला गया है आईडी कार्ड्स, उनके बच्चे तो करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाई चांस एग्जाम्स हुए तो वहां पे अटेंड करना जरूरी है, बच्चों की तैयारी है तो भी। लेकिन अगर आप सैनिटाइज करने की बात करें, जितने सेंटर्स हैं वो सैनिटाइज तो तब ठीक होंगे ना जब यहाँ से, घरों से सेफली वो अपने एग्जाम सेंटर्स में पहुंच पाएंगे। आप भी देखिए कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कोविड के शिकार में आ चुके हैं, जबकि उनके ऑफिसेस पूरे सैनिटाइज रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, पूरी सुरक्षा रहती है। जब वो लोग इस चीज से नहीं बच पाए, आप इमेजिन कीजिए जब 26 लाख बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इन एग्जाम्स देने के लिए दूर दूर जाएंगे, कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तो उनकी सुरक्षा का क्या साधन है? नहीं हो सकता, वो सरकार भी जानती है। सो मेरा सिर्फ ये मानना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है एक साथ बच्चों के ऊपर है, चाहे हमने जैसे बात किया, बाढ़ की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत सारी मुश्किलें हैं लोगों तक जाने के लिए, पैसे नहीं है उनके पास। अगर एक प्राइवेट गाड़ी की बात करें, मैं किसी बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उनको एग्जाम सेंटर्स में कैसे पहुंचाना है, तो 7 से 8 हजार रुपए एक प्राइवेट गाड़ी लेती है उनको एग्जाम तक पहुंचाने की। उनको पता है कि बच्चों के एग्जाम्स है, तो वो भी एक अलग बिजनेस शुरू होगा। सो माय पॉइंट इज कि उनको थोड़ी सी एक विंडो देनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 50 दिन है, आपके पास 40 दिन है, इसके अंदर आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं उनमें थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी, और फिर उसके बाद चाहे स्थिति कोई भी हो, लेकिन आप एग्जाम्स आपको देने हैं तो एटलीस्ट आपको एक विंडो मिलती है, सरकार को भी वो 40-50 दिन ज्यादा मिलते हैं तैयारी करने के लिए। आई थिंक दैट्स वेरी फेयर डिमांड व्हाट स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू पुट अप। सोनू जी, आप तो खुद इंजीनियरिंग पढ़े हैं, आप जानते हैं आजकल माँ बाप 2-2 साल लगाते हैं बच्चों को तैयारी कराने पे, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है,
उनको कैसे समझाएंगे? उनको डर लग रहा है कि लटक गई परीक्षा या कैंसिल हो गई तो डूब जाएगा साल पूरा। नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हम कैंसिल करने की बात ही नहीं कर रहे। जो सरकार एग्जाम सभी करवा रही है वो 50 दिन बाद भी करवा सकती है। लेकिन हाँ, आप जिन स्टूडेंट्स की बात, हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जितने आते हैं, टॉपर्स होते हैं, जो एक्सेल करते हैं, वो बिहार से होते हैं। बिहार इस समय 13 से 14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, पूरी तरह डूबे हुए हैं मुश्किल में। आप सोचिए कि वो स्टूडेंट्स कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कमाल के स्टूडेंट जो हमारे देश को संभालने वाले हैं, वो लोग कभी एग्जाम्स में बैठ ही नहीं पाएंगे, या कोशिश करेंगे शायद पहुंच ही ना पाए, और जो पहुंचे कुछ ना कुछ तकलीफ में आए। तो आइडिया इज कि उसको थोड़ा पुश करना, हमें कैंसिल नहीं करना। वी डोंट वांट दिस टू बी 0 ईयर की एग्जाम्स हुए ही नहीं। जो कोचिंग है, जो आपके पास आपको शिक्षा मिली है, जो आपको आता है, वो तो आपके पास 50 दिन बाद भी रहने वाला है। पर हमें सिर्फ उन लोगों के लिए सोचना है जो पीड़ित है, उन लोगों के लिए नहीं जिनका सेंटर जो है बिल्कुल पास में है और पहुंच जाएंगे, वो तो पहुंच ही जाएंगे। हमें सोचना है जो 75% लोग जो बाहर दूर रहते हैं वो कैसे पहुंचेंगे। पर सोनू, बहुत से लोग कह रहे हैं क्या गारंटी है 50 दिन बाद कोरोना के केस 31 लाख से बढ़ के 40 या 45 लाख नहीं हो जाएंगे? हालांकि नहीं होने चाहिए, लेकिन बदतर नहीं होंगे हाल, इसकी गारंटी तो नहीं है ना। मैं कहता हूं कि होंगे केसेस बड़े भी, उससे कोई उसका मैं डिनाई नहीं करता, और मैं कोई गारंटी नहीं देता कि केसेस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आज से 5 महीने पहले कोरोना शुरू हुआ था, उस समय केसेस बहुत कम थे, 1-2 केसेस होते तो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी केसेस लाखों की गिनती में है, लेकिन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से ये अपने माइंड में माइंडसेट्स बना लिए हैं कि हम कोरोना के साथ रहते हैं, ये नया नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल दैट वी हैव टू लिव विद। और तरीके भी ढूंढ लिए हैं और मैनेज भी कर रहे हैं, और बिजनेस भी धीरे धीरे खुलने शुरू हुए हैं। जब 2 या 10 करोड़ कोरोना केसेस थे तब हिंदुस्तान बंद हो गया था, अभी इतने लाखों केसेस है, हिंदुस्तान खुल रहा है। तो मतलब लोगों की तैयारी हो रही है उस चीज को सामना करने के लिए। और जब हम 1.5 से 2 महीनों की बात करते हैं, चाहे केसेस बढ़े, लेकिन तैयारी लोगों की बेहतर होगी, लोगों की पहुंचने की सुविधाएं बेहतर होंगी, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बाढ़ पीड़ित जो स्टेट्स हैं वो उससे बेहतर हालातों में होंगे। सो ये सब चीजों को नजर रखते हुए हमें, आपको लगता है इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है? एंट्रेंस टेस्ट हटा सकते हैं, मेरिट बेस पे एडमिशन हो सकता है ऐसे कोर्सेज में? देखिए, मुझे लगता है कि ये वो स्टेज रहता है हमारे करियर के अंदर। जब मैं भी था, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको एक्सेल करके जो बहुत कमाल के लोग होते हैं आगे आते हैं, और फिर उनको वैसे वैसे उस लेवल के हिसाब से उनको एडमिशंस मिलती हैं स्कूल कॉलेजेस में, और वो आगे अपने करियर के वो मोड़ तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऑल्टरनेटिव तरीके बहुत सारे निकलेंगे, सजेशंस भी बहुत आएंगी, लेकिन ये जो एग्जाम्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमेशा एग्जिस्ट होता आया है और होता रहेगा। तो इसको नहीं चेंज करना चाहिए, बस यहाँ तक लोगों की पहुंचाने की थोड़ी सी बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है, और आई थिंक कि सरकार ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है कोरोना से, और ये जंग भी किसी न किसी तरीके से लड़ लेंगे अगर थोड़ा सा समय होगा। और मैं एक छोटी सी एक और बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि ये वो समय है जब पूरा देश, जो 20-25 लाख स्टूडेंट्स हैं, 80% लोग जो हैं वो आगे बढ़े हैं और आगे ये गुजारिश कर रहे हैं सबसे। तो सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है इसको कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, थोड़ा सा आपको 1 महीने का 40 दिन का समय दिया जाता है और वापस आए। वो जो खुशियां उनके चेहरे पर लाने का, मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं रहेगा सरकार के पास। बहुत लोगों ने लॉकडाउन में आपसे कहा कि हमें घर पहुंचा दीजिए, अब सुना बच्चे आपसे कह रहे हैं कि आप उनको टेस्ट सेंटर पहुंचा दीजिए। देखिए, मैं अभी भी लोगों को अप्रोच कर रहा हूं और मैं करूंगा भी। मैं अगर जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनको पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करूंगा, और मैं उनसे वादा भी किया कि जो लोग आप नहीं पहुंच सकते और आपको दूर लगता है तो मुझे आप बताइए, मैं आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आखिरी सवाल है, लोग सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री होते हैं, आप बिना सरकार के मदद मंत्री बने हुए देश के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे लगता है कि जरूरतें जो लोगों की थी मुझ तक पहुंची, और मैं भगवान की आई थिंक कहीं ना कहीं ताकत मिली हुई थी, जिसके कारण मैं उनकी वो मुश्किलें दूर कर पाया। और हर रोज मैं नए चैलेंजेस देखता हूं अपने लिए, और उनको पूरा करने की एक अलग कोशिश मुहिम छेड़ता हूं। तो ये नया चैलेंज है जिंदगी का, और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक इच्छा है और एक दृढ़ निश्चय है कि मैं करूंगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सूद, धन्यवाद। और हमें लगता है आप जैसे 2-4 लोग, 5 लोग और हो जाएं देश में तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सोनू सूद को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि परीक्षा को पोस्टपोन कर देना चाहिए, सरकार को इन बच्चों के साथ खड़े होकर दिखाना चाहिए कि हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका ध्यान रखने के लिए। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लेकर जा रहा है, और ये देखिए
बहुत सारे छात्र इस वक्त भी हमारे साथ जूम आईडी से कनेक्ट हैं, लगातार आज तक के जूम आईडी पर कनेक्ट कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन सुधांशु जी, सरकार ने लगता तय कर लिया कि अब सुनना नहीं है, क्योंकि अदालत ने हरी झंडी दे दी, अब अपने को कुछ नहीं सुनना। सही कह रहा हूं मैं? रोहित जी, आपके इस वक्तव्य में थोड़ा संशोधन करते हुए कहना चाहूंगा, सरकार ने तय कर लिया चूंकि अदालत ने हरी झंडी, अरे अदालत ने तय कर दिया तो सरकार आगे बढ़े। दूसरी बात जो अभी सोनू सूद जी कह रहे थे, देखिए जितने भी छात्र इसमें अपियर होने जा रहे हैं सब विज्ञान के छात्र हैं, वही इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं। तो जब आप वैज्ञानिक बात करते हैं तो उसकी कोई एक टेंजिबल साइंटिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। जब आप समय सीमा की बात करें तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन होना चाहिए। तो कोई वैज्ञानिक आधार है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद स्थिति सामान्य होगी? जो राज्य सरकारें जाने की बात करें, विनम्रता से कहूंगा वो सरकारें हैं तो जाएं कोर्ट पर और ये कहें कि हम इतने दिन का समय चाहते हैं और ये उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। यदि यह नहीं है तो ये तो फिर सिर्फ वो वाली बात हो गई जैसे जो भी बच्चे हैं सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है। पर मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, यही बच्चे जब 4 या 5 साल की उम्र के होंगे, उनके सामने ये होता था कि डॉक्टर ने कहा ये कड़वी दवा खाना है, तो जो ये कहता था कड़वी दवा मत खाओ, वो पेरेंट्स में ज्यादा अच्छा लगता था और शायद जिस समय कड़वी दवा खिलाई जाती थी ज्यादा बुरा लगता था। आज स्थिति वैसी है। अगर सत्र 0 हो गया, अभी सोनू सूद जी कह रहे थे कि 2 महीने बाद, साहब इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रोफेशनल कोर्सेज को स्क्वीज करने की एक लिमिट है। आप 2 सेमेस्टर का कोर्स 2 महीने में नहीं पढ़ा सकते। अब सितंबर के बाद सत्र 0 होना अपरिहार्य है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं कोरोना में। तो जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि हम 3 घंटे के लिए जोखिम में हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे टाइम 24/7 जोखिम में है। जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं उनको लग रहा है कि मेरे लिए यह समस्या है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके चाइना के बॉर्डर पर दौलत बेग ओल्डी में सड़क बन रही है, वहां इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आपका चैनल काम कर रहा है, एक भी दिन रुका क्या? अब ये बताइए, आज जूम के द्वारा या किसी भी ऐप के द्वारा जुड़े हैं तो आईटी सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं छात्रों का हित और अपना हित दोनों अलग है। सबने ऑल्टरनेट तरीके निकाले और यथार्थ दोनों में संतुलन रखने की सबने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, वैकल्पिक रास्ते निकाले हैं। लेकिन आपकी बातों से एक चीज तय लगती है कि हमने जो नाम दिया आप उसको सार्थक मान रहे हैं कि भाई आग का दरिया है और डूब के जाना है, बनना है डॉक्टर, बनना है इंजीनियर, तो डूब के दिखाओ इस आग के दरिया में, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन के तो डूबना ही होगा तुमको दरिया में। मैं रोहित जी विनम्रता से पूछूं, आप लोग जो काम कर रहे हैं और आपके कैमरामैन जो बाहर घूम रहे हैं, ये आग के दरिया नहीं तो क्या दूध के दरिया में घूम रहे हैं? बताइए। और उनमें से कितनों की उम्र है? 22-24-25 साल उनकी भी उम्र है ना, 26-27 साल के होंगे बहुत सारे। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सत्र 0 हो गया तो एक तो हजारों विद्यार्थी जो आने वाले थे उनकी समस्या, एक तरफ हम कह रहे हैं डॉक्टर्स की कमी है और हम 30-40 हजार डॉक्टर पहले कम करने को तैयार हैं, अगले वर्ष ये डबल हो जाएंगे। दूसरी बात, आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया में कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो हमारे यहाँ के छात्र 1 साल पीछे हो गए, जबकि वो छात्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी प्रतिभा दिखाने में सक्षम है परंतु आज नहीं। और एक और बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं रोहित जी, यदि इस प्रकार का भय है तो इन्हीं छात्रों के माँ बाप बाहर नौकरी तो कर रहे हैं ना, वो तो रोज जा रहे हैं बाहर, घर में आ रहे हैं, इन्फेक्शन का खतरा सभी को बना हुआ है। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा 2 से 3 लाख बच्चे पास आउट होते हैं, केवल आप 1%, 2 से 3 हजार बता दीजिए जिनको जॉब मिली और उन्होंने ये कह के मना कर दिया हो कि साहब अभी कोविड है, हम नहीं जॉब ज्वाइन कर सकते, जहां पर डे जाना होगा 8 से 10 घंटे के। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार छात्रों के हितों के उनको समझाने की बजाय इसके ऊपर भावनात्मक विचार करना यथार्थ की बजाय यह उचित नहीं है। छात्रों का हित एक चीज है और भावनात्मक आवेश दूसरी। अभी रागिनी से पूछते हैं कि वो भावनात्मक आवेश में विपक्ष के नेता जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर छात्रों के हित में जा रहे हैं। उसके पहले एक खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 20 सितंबर तक कम से कम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने तय कर लिया कि 20 सितंबर तक अभी वो स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे। रागिनी नायक बोलिए अपनी बात। सुना आपने सुधांशु जी को, वो कह रहे हैं भावनाओं में फैसला नहीं लिया जाता, छात्रों के हित के लिए हम पेपर कराएंगे। दवा कई बार स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन दवा को इतना कड़वा नहीं बना देना चाहिए कि वो जहर हो जाए। आप देखिए, भावनात्मक होना किसी मुद्दे पर और यथार्थ से अलग होना, और वही ये मानना कि हम संवेदनशील हैं,
केवल मन की बात नहीं कहते, जन की बात सुनते हैं और उसे गण की बात बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंटिफिक और टेंजिबल तरीके से मैं आपको समझाती हूं कि ये किस प्रकार सुधांशु जी के सारे तर्क गलत हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि जीवन तो चलते रहना चाहिए भाई, डॉक्टर भी जा रहे हैं, कैमरा पर्सन भी जा रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आईटी वाले भी कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अब जो बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने जाने पहचाने एनवायरनमेंट में निकल रहे हैं। 26 लाख स्टूडेंट्स अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाएंगे। 26 लाख केवल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उनके माता पिता, अभिभावक या कोई भी नाते रिश्तेदार होगा, वो ऐसे जगह पर जाएंगे जिन सेंटर्स में वो कभी नहीं गए। वहां क्या सुरक्षा का इंतजाम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा नहीं, कितने लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेकर पहुंच पाएंगे? उन क्षेत्रों में क्या होगा जहां पर बाढ़ के कारण स्थिति ऐसी है कि कई जिले अभी भी पानी में डूबे हुए हैं? भारत में पॉजिटिव टेस्टिंग रेट जो है वो 7 से 8% के बीच में है। तो ये 50 लाख लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इनमें से 4 से 5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये लोग वहां पर टेस्ट देंगे और फिर जब वापस आएंगे तो अपने घर में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ा सकते हैं? जरा सुधांशु जी और सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। अब मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करती हूँ, जिसने कि कोर्ट को ये अश्योर किया कि हमारी पूरी तरीके से व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी भी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 66 सेंटर बनाए हैं, यानी कि एक जिले में एक सेंटर भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ये भी सुधांशु जी आपको बता देंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचने में कई बार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। और आज आपने ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है कि भाई हमने सबसे निकटतम सेंटर दे दिया। तो मान लीजिए कि ये निकटतम सेंटर भी घर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हो सकता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये बात भी जोड़ना चाहूंगी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने अपने समर एग्जाम को कैंसिल कर दिया, ऑनलाइन असेसमेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर ये सारे छात्र और उनके माता पिता कैंसिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये टेस्ट से डर नहीं रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जो विषम परिस्थितियां हैं, जैसा कि आपने बताया, मैंने भी ट्वीट किया कि 525 जब केस थे तो देश में सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। आज 31-32 लाख केस हैं, तो आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो। इन बच्चों की आंखों में भी सुनहरा सपना है भविष्य को लेकर, लेकिन जान से बड़ा कुछ नहीं होता सुधांशु जी, जान है तो जहान है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या इस दलील को मानता है या नहीं, पुनर्विचार याचिका में यह साफ होगा। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा, राघव चड्ढा के पास भी आऊंगा, जफर सरेश वाला भी सुन रहे हैं, और अजय शर्मा साहब एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ आ गए, उनसे भी बात करें। उसके पहले अरमान यादव हमारे साथ हैं, जूम से वो हमसे कनेक्ट हुए हैं। अरमान, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, आप कहां के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर, मैं कानपुर का रहने वाला हूं। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप गवर्नमेंट का पेपर करवा सकते हैं, और वो जब गवर्नमेंट का पेपर कराया गया तो हमारे घर के पास वहाँ हम लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग तक भी नहीं हुई है, और उसके बाद अभी पता चला कि 5000 बच्चे वहाँ के कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अब आप ये बताइए कि अब उनके पेरेंट्स को या उन बच्चों को जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उनको आप क्या कहोगे, या आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हो? मधुकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मधुकर बोलिए अपनी बात। श्रुति मधुकर बोलिए। हेलो जी श्रुति बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरा जो सेंटर पड़ा है वो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, और मतलब वहाँ पर जो केसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग नीट देने वाले हैं, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स नीट और जेई दोनों देने वाले हैं, और वहाँ पर रहने का भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। 11 बजे का हमें सुबह में रिपोर्टिंग है, इसलिए मतलब यहाँ से अगर हम लोग 4 बजे सुबह में या 3 बजे सुबह में निकले तो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो नाइट स्टे करने का सेफ रहेगा कि नहीं, और वहाँ कोविड केसेस ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करें क्या नहीं करें वही समझ आ रहा है। रात में 3 बजे निकलेंगे तब जाके सुबह 11 बजे इम्तिहान दे पाएंगे, ये श्रुति मधुकर कह रही हैं। और साथ में अरमान को भी आपने सुना, हमारे घर के पास में पहला जो टेस्ट हुआ वहां वो बता रहे हैं कि कोई थर्मल स्क्रीनिंग, कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी। अंकित, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, अंकित सुन पा रहे मुझे तो बताइए आप कहां रहते हैं,
क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हेलो जी बोलिए अंकित। हाँ सर, हम बिहार से हैं। टीवी की आवाज बंद करके बोलिए। हेलो हाँ सर, हम बिहार से हैं और ये बिहार मेरा सेंटर जो है 420 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर से पड़ रहा है जी। और ना ही यहाँ से ट्रेन चल रहा है, ना ही यहाँ से ये बसेस चल रही है। तो हम सब जाएं कहाँ से? और अगर वहाँ कोरोना पॉजिटिव अगर हम सब होते हैं तो फिर हम सब के लिए तो मेदांता और ये नानावती हॉस्पिटल नहीं ना खुला हुआ है। केशव, तो फिर हम सब इलाज भी कहाँ करवाएंगे? 420 किलोमीटर दूर है देखिए इनका। केशव सुन पा रहे हैं मुझे? तो बोलिए अपनी बात। सर गवर्नमेंट जो है एसओपी अंदर फॉलो करा सकती है एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर के बाहर अभी इतने पीछे कमेट के हुआ, उसमें 75 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और 5000 से ज्यादा इफेक्ट है। एसओपी बाहर गवर्नमेंट कैसे फॉलो कराएगी? अब बताइए सुधांशु जी, ये बच्चे हैं जिनको एग्जाम देना है, जिनको सही मायने में उस दरिया में उतरना है आग के, इनको कैसे समझाइएगा? देखिए, हम तो सिंपल बात कह रहे हैं, यदि आप बच्चे तैयार हैं कि सेशन 0 कर दिया जाए, अन्यथा जैसे अभी कहा गया, क्या 3 महीने पहले बिहार में इतनी स्थिति खराब थी जितनी आज? तो क्या वैज्ञानिक आधार है कि 2 महीने बाद स्थिति ठीक हो जाएगी? या वैक्सीन आ गई होती तो बात, वैक्सीन आ गई है, अब सारी चीजें 1-1.5-2 महीने में नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इसको शिफ्ट कर दीजिए। यदि वैक्सीन नहीं आई, आपने WHO का पढ़ा है ना, 2 साल तक भी स्थिति खराब रह सकती है। 2 साल भी बोला है भाई, तो आप इस बात पे तय कर लीजिए। अब रागिनी जी बोल रही थी, मैंने तो कहा था डिस्क्रीट न्यूमेरिक डिटर्मिनेशन टाइम का बताइए ना, टाइम का उन्होंने नहीं बोला, संख्या 50 लाख बोल दी। अभी 50 लाख की फिगर कहां से आ गई? और तीसरी बात उन्होंने कहा डिस्टेंस है, मैं मानता हूं, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं रागिनी जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब हमने IIT के एग्जाम दिया था और आपकी सरकार थी, यूपी में 3 सेंटर होते थे, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। पूरे उत्तर प्रदेश से आओ 500-500 किलोमीटर चलते हुए, तो उस जमाने में तो भाई बड़ी भारी समस्या होती थी। पूरे राज्यों में एक सेंटर होता था। कई राज्य ऐसे होते थे जिन छोटे राज्यों में सेंटर ही नहीं होता। एक जमाने में पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ गुवाहाटी में सेंटर होता था। तो अगर उस हिसाब से माने तो आपके समय के हिसाब से तो, और आधे से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, शहरों में बिजली नहीं थी, बच्चे कैसे पढ़ते थे? इसलिए मैं कह रहा हूं, एक यथार्थ स्थिति है और एक ये, और मैं पुनः कह रहा हूं, रेगुलर एग्जाम है तो उसको शिफ्ट कर सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंडर में, ठीक है 6 महीने बाद सत्र को आगे कर देंगे। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक लिमिट है ना, इसके बाद तो सेशन 0 होगा ही। मैं जवाब दे सकती हूं रोहित जी। रागिनी आपकी बात का जवाब देना चाह रही है और राघव भी बोलना चाह रहे हैं। उसके पहले रिया और अनुष्का, 2 बच्चों का मैं कमेंट ले रहा हूं रागिनी, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुष्का मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? कहाँ रहती है? सर मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, कोलकाता में जी। सर मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वो अपने समय का बात करें तो उनके समय में कंपटीशन भी इतनी नहीं होती थी, बच्चे भी इतने नहीं बैठते थे, तो कम सेंटर होने से भी चल जाता था। आज के जमाने में जितने बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, अगर उतने बैठ रहे हैं, आप पर सेंटर 400 बच्चे रख रहे हो, और 400 के साथ कम से कम, मेरे मम्मी पापा तो दोनों जाते हैं, मम्मी अकेले नहीं जाती, पापा भी मेरे को अकेले नहीं छोड़ते, दोनों साथ में जाते हैं, एंड मैक्सिमम पेरेंट्स साथ में ही जाते हैं। और उसके बाद मेरे को पर्सनली सर, मेरे को एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो मेरी इम्यूनिटी तो बहुत ही कम है। मैं ग्लव्स पहन के, हमने देखा है JUCT में जो एग्जाम दे के आए हैं, उनके हाथों की हालत क्या हो जाती है, पूरा पसीना से भर जाते हैं, हाथ से ग्लव्स स्लिप होने लगते हैं। हम लोग को 180 क्वेश्चन 180 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है। अगर वो बोल रहे हैं कि मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के हम लोग को इतना कुछ सॉल्व कर, मेंटल स्टेबिलिटी तो नहीं रहता ना सर। ठीक, हम लोग क्या चीज पे ध्यान दें? एग्जाम के पेपर पे ध्यान दें या इस पे ध्यान दें कि ये टच नहीं होना चाहिए, वो टच नहीं होना चाहिए? ठीक, रिया सचदेवा बोलिए अपनी बात। हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ सर कि नीट को पोस्टपोन करा जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना के केस बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, और हमें नीट पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर जाने में भी, और वहाँ पे ग्लव्स पहन के टिकना तो जैसे कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप कैसे ग्लव्स पहन के उम्मीद रख सकते हैं कि हम? सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग ग्लव्स पहन के अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रेशर में सब कुछ कर पाए, तो फिर ये लोग क्यों नहीं अपने पार्लियामेंट को खोलते हैं? उनको भी ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, पार्लियामेंट क्यों नहीं खोलते हैं? ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बच्चों को एग्जाम में बिठाना चाहते हैं। छोटे बच्चे बोल रहे हैं जिनको डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी है। आप रागिनी नायक बोलना चाह रही हैं, बोल लीजिए रागिनी, छोटा सा, उसके बाद राघव के पास आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रागिनी जी बोलिए। हाँ, बस ज्यादा समय नहीं लूंगी।
सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा 50 लाख का आंकड़ा कैसे आया, ये बच्ची जो अभी बोल रही थी उसने बता दिया। 26 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति भी साथ होगा तो 50, मैंने कहा 52 लाख मान लीजिए, 52 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। जब मजदूर चल रहे थे, श्रमिक चल रहे थे और बसें हम देना चाह रहे थे या सोनू सूद देना चाह रहे थे तो सरकार आगे नहीं आई। मोदी सरकार ने कहा कि मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोरोना का खतरा, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। आज स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इस मूवमेंट को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, तो सुधांशु जी तर्क का कुतर्क कर रहे हैं। अब दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था 18 दिन महाभारत के लगे, 21 दिन मुझे दे दीजिए, कोरोना के संक्रमण में कम सुधार आएगा। 210 दिन होने वाले, आज सुधांशु जी कह रहे हैं कोई भी उम्मीद नहीं है कि आगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक स्थिति बदलेगी। ठीक है। पर मैं फिर भी कह रही हूं कि सुधार कैसे हो सकता है, कम से कम बाढ़ जहां पर है इलाकों में, वो 2 महीने में सुधार आएगा। जैसे दिल्ली इस बात पर चिंतन कर रही है कि मेट्रो को खोल दिया जाए सितंबर में, अक्टूबर में, हाँ। ऐसे ही बहुत से प्रदेशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा, जिससे कि ये 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 लेकिन किलोमीटर रागिनी जी, दूर जो यही सेंटर एक सवाल है वहां तक पहुंचने जिस की पर मैं सुविधा राघव हो को लाना सके। चाहता हूं। और एक जिनकी चीज, सरकार, कोई रागिनी चीज जी 10 ये कह रही सेकंड, है, 10 सेकंड और दे रागिनी दीजिए। आपने जो बात कही मैं आखिरी उसी 10 से सेकंड, एक कनेक्टेड बस बात कहना आखिरी चाह 10 रहा हूं। सेकंड। बात सुन लीजिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है राघव चड्ढा से, वो ये कि भाई एक तरफ आपकी सरकार कह रही है मेट्रो खोल दो, दूसरी तरफ आपकी सरकार कह रही है कि पेपर मत दो। रोहित जी संवाद तो करे, ठीक, संवाद तो करे सरकार, स्टेक होल्डर से बात तो करे। करिकुलम में बदलाव लाए जा सकते हैं, एकेडमिशियन से बात करके, पेरेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करके। लेकिन ये सरकार तो संवाद और सहयोग में विश्वास ही नहीं रखती। ठीक है। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग तो मेरी मुर्गी 1.5 टांग पर ही चलेगी। ओके राघव चड्ढा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेट्रो खोल देनी चाहिए, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम हमारे यहां तो सब कुछ बढ़िया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पेपर मत दिलाइए क्योंकि बीमारी फैल जाएगी। मैं लगभग 40 मिनट से शांति से सबकी बात सुन रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल काम क्या जरूरी है और क्या इतना जरूरी नहीं है, इन दोनों चीजों के बीच हमें अंतर करना सीखना होगा। जिस प्रकार से आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय करने का जो काम देश की न्यायपालिका के पास है, वो अत्यंत जरूरी काम है, वो एसेंशियल काम है। लेकिन उसको करने के लिए एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला लगातार भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बैठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंस तकनीक के जरिए आज हियरिंग कर रहा है। हाई कोर्ट में डिजिटल कोर्ट लग रहा है, यानी कि उन्होंने कोई विकल्प ढूंढा। आज हम 21वीं सदी में क्या ये कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा का हम कोई वैज्ञानिक विकल्प ही नहीं ढूंढ सकते हैं? आज आप कह रहे हैं कि वो 3 घंटे बैठकर कमरे में बंद होकर एक विद्यार्थी जो परीक्षा लिखेगा, केवल उसी से हम ये तय कर सकते हैं कि वो कितना समर्थ है, कितना सक्षम है। अरे उसने 3 घंटे बैठकर परीक्षा तो 10वीं की लिखी, 11वीं की लिखी और अभी कुछ ही महीने पहले 12वीं की लिखी। आप उस पे भी उसका आकलन कर सकते हैं। इसके साथ कोई वैकल्पिक योजना लाकर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला मेरे मित्र सुधांशु जी लगातार दे रहे हैं, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट केवल ये कहता है कि जो लोग मेरे सामने आए ये कहने के लिए कि इस परीक्षा को कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, मैं उनकी याचिका को खारिज कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाध्य नहीं किया कि आप एग्जाम करें, उनको मजबूर नहीं किया कि आपको अभी के अभी सितंबर के महीने में ही एग्जाम करना है। रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपने आप अपने एजुकेशन मंत्रालय से यह फैसला ले सकती है। कोई यूनिवर्सिटी आपकी सरकार के अंदर आती है? दिल्ली में कई यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें आपने एंट्रेंस टेस्ट हटा दिया, जेई नीट से हटा के आपने बोला कि मेरिट पे एडमिशन देंगे हम। हमने क्या किया? हमने केवल इतना कहा कि हम कुछ महीने के लिए नहीं चाहते हैं टेस्ट, हम नहीं कर रहे हैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट, हम वैकल्पिक परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। क्या आज आप ये जो लगातार दलील दी जा रही है कि उनके 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे, विद्यार्थियों का साल बर्बाद हो जाएगा, आप वैकल्प ढूंढिए। और क्या साल की चिंता में आप लाखों लोगों की जानें खतरे में डाल सकते हैं? 28 लाख लोग, रोहित जी, आप भी जानते हैं, रोहित जी, जिन घरों में बच्चे तैयारी करते हैं ना इन परीक्षाओं की, सर, माँ बाप 10वीं के बाद से 2 साल पूरे साथ में लगते हैं खुद कि मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, वो साथ तैयारी करते हैं बैठ के, मानते हैं ना? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनकी आपने उदाहरण दिया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वही माँ बाप जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं,
अपनी जमीन बेचते हैं, जेवरात बेचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। आज वही गरीब तबके के लोग एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच पाएंगे, वही गरीब लोगों के पास गाड़ी, स्कूटर, ऑटो नहीं है पहुंचने के लिए, वही बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। आप कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड को समाप्त करके, क्योंकि आप हट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक फैसला ले लिया, अब उस फैसले पे वापस जाने में आपको न जाने क्यों परेशानी हो रही है। जनहित में ही तो फैसला ले रहे हैं, 4 वोट फालतू ही मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर वो ये फैसला लेगी। जफर सरेश वाला फैसला ले ले। क्या ये जिद का फैसला है? अजय शर्मा जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। क्या जफर सरेश वाला ये जिद का फैसला है कि नहीं साहब हम तो कराएंगे क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया? नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहता हूं कि एक तो ये जो नीट की एग्जाम और जेईई की, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसी के रास्ते से आप यहाँ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि दुनिया में भी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इवन इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में सैट बोलते हैं, वो हुई है। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के एग्जाम में लोगों को प्रमोशन मिला है। लेकिन जहां कॉम्पिटिटिव है वहां तो एग्जाम हुई है। तो एग्जाम के बगैर तो कोई चारा नहीं है। ऑलरेडी 6 महीने निकल गए हैं, यानी अगर ये सितंबर में एग्जाम लेते हैं तब भी टर्म शुरू होगा जनवरी में। और मैं भी इंजीनियर हूं, मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है। ये सेमेस्टर पे चलता है और जितना ज्यादा जाएगा इसकी कैस्केडिंग इफेक्ट होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ ये कोविड है, एक तरफ इम्तिहान है, और ये लोग जो 28 लाख कहते हैं, मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा हम इसका विश्लेषण करें। एक तो जेईई की जो एग्जाम है उसकी डेट्स अलग है 3 दिन तक, उसमें 8 लाख बच्चे हैं, और ये 8 लाख बच्चे 3 दिन में 30 स्टेट में डिवाइड होंगे। तो किसी एक स्टेट में 40,000 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, क्या एक दिन के लिए इन बच्चों को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं दे सकते? इसलिए कि आपके पास हर बच्चे का घर कहाँ है, कहाँ उसका सेंटर है। तो आप क्या एक दिन की 3 घंटे की इम्तिहान के लिए ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर सकते? ये इतना सा मसला है। देखिए, बच्चे जो हैं वो इम्तिहान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि ये इम्तिहान जो है अप्रैल में होने वाला था। और आपने ही कहा कि 10वीं से माँ बाप ये इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं। और आपको पता है 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज होता है बच्चों का, 10वीं से लेकर 12वीं तक इन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। तो जो एंजाइटी लेवल इन बच्चों का है, आप उसका अंदाजा लगाइए। तो मैं सिर्फ आखिरी बात, सरकारें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन करें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करें इन बच्चों को, जो बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, अजय शर्मा साहब, आप तो तैयारी कराते हैं बच्चों को, आपने सबकी बात भी सुनी, पॉलिटिकल पार्टीज की भी, और अजय जी आपने बात सुनी एजुकेशनिस्ट जफर सुरेश वाला की भी। आप क्या कहते हैं, पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने सारे वक्ताओं को सुना, और एक जो बच्चा शब्द बार बार यूज किया जा रहा है वो बड़ा हास्यास्पद है। These are growing men and women who are going into the world. वैसे हम कहते हैं कि आजकल बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। ये मैं कुछ बच्चों की बात सुन रहा था, वो जूम पे बात कर सकते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे जो 40 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में है, वो आपको बताएंगे कि ये आम बात होती थी कि हम 4 और 5 बजे उठ के पढ़ने जाया करते थे। पर उससे आगे मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा इसमें सिर्फ एक है, और उस मेन मुद्दे को अगर मान लें और उसको एक हम पालन कर लें, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, और एग्जाम बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। वो है लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, तो उस बड़े देश का हमने इलेक्शन का क्या सोल्यूशन निकाला? हमने बड़ा आसान सा सोल्यूशन निकाल लिया कि हम फेसेस में इलेक्शन करेंगे। फेसेस में इलेक्शन होते हैं और 1 तारीख को जाके अनाउंसमेंट हो जाती है रिजल्ट की, जिसको सब मान लेते हैं। तो इसी तरह कुछ जगह बाढ़ है, दिक्कत है, बिल्कुल माना जाता है। तो कुछ जगह लॉजिस्टिक्स के कारण सेंटर दूर है, बिल्कुल माना जा सकता है। तो होना यह चाहिए कि लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग करके इस एग्जाम को आप एक की जगह 3 फेजेस में कर लीजिए। एक सितंबर 10 या 11 की जगह सितंबर 20 में कर लीजिए, एक 30 को कर लीजिए, एक 5 अक्टूबर को कर लीजिए, और 15 अक्टूबर को अनाउंसमेंट कर दीजिए।
बजाय इसके कि एक सिंपल लॉजिस्टिक प्लानिंग की जाए। एक इसको बेमतलब का इतना बड़ा मुद्दा बना के छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को दूसरे देशों, हम बड़ी बड़े मुल्कों की बात करते हैं, हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे बच्चे वहां जाते हैं, हम वहां बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। आप बताइए, इन सारी कंट्रीज में, सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों का वेलकम करने की तैयारी हो रही है कि वो हम सेशन कैसे शुरू करें, और हम यहां क्या बात कर रहे हैं, हम सेशन को पीछे कैसे करें। अरे हमने अपने देश को कहां लेके जाना है? आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है? हमने बच्चों को मजबूत बनाना है। हमने इन बच्चों को कहना है कि बाहर कोई आग का दरिया नहीं है, बाहर एक जिसको हम कहते हैं आप कुछ हर्ड मेंटेलिटी कहिए, कुछ भी कहिए, बात मुद्दा मेन ये भी है कि जब तक बच्चे भी अंदर बैठे रहेंगे, आपने जो सॉल्यूशन अभी दिया, सरकार ये कह रही है हम पहले से इंप्लीमेंट कर चुके हैं, अब 12 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहले 1,32,000 बच्चे एक शिफ्ट में पेपर देते थे, अब 85,000 स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में बैठेंगे। पहले जेई के लिए जितने सेंटर थे वो बढ़ा के अब 660 कर दिए गए 570 से, और नीट के लिए जो सेंटर्स थे वो भी 2,546 से बढ़ा के सरकार कह रही है कि 3,843 कर दिए। और सीधा फिर बच्चों का एग्जाम जाने, फिर सीधा बच्चों को एग्जाम जाने दीजिए ना, उनको रोकने की जरूरत ही नहीं। ठीक 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 ठीक, पहले सुधांशु जी बोलिए अपनी बात। अब वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते तो शायद इतना विवाद नहीं होता किसी चीज को लेकर। नहीं, मैं अब उसका बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो आपके सम्मानित वक्ताओं ने बोला, सबकी राघव चड्ढा जी ने जो बोला, पहला वक्तव्य था एसेंशियल और आखिरी का सेंटेंस था 4 फालतू वोट भाजपा को मिल जाएंगे, सारी बात का सार इसमें। जो लोग एसेंशियल कहते हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोविड जैसे ही रिलैक्स हुआ था लॉकडाउन में, सबसे पहले कौन सी सर्विस खोली गई? शराब की दुकान। पूरे देश ने देखा था क्या मारामारी हुई थी। ये एसेंशियल था, जरूरी था। राज्य सरकारों को लगा सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आ रहा है, सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई। वो लोग आज कह रहे हैं एसेंशियल को देखकर काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये 4 फालतू वोट, ये सारी की सारी समस्या तो यहीं से है। अन्यथा जो राज्य सरकारें कह रही वो 3 में से एक काम कर दें। एक, जो जफर सरेश वाला जी ने कहा, वो ये कहें कि हम अपने राज्य में बच्चों को व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने की, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अथवा वो ये कह दें कि हमारे राज्य में जो संस्थान हैं, जैसे दिल्ली में डीटीयू है, वो ये कह दें कि हमें नीट से जरूरत नहीं, कोर्ट में जाके कह दें हम मेरिट पे एडमिशन दे देंगे। अथवा तीसरा ये कह दे कि साहब हम 0 सेशन करने को तैयार हैं। तीनों में से कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर तो आखिर का जो वही वाक्य है ना कि 4 फालतू वोट बता देंगे। अब जैसे रागिनी जी भी यही कह रही थी, उनके राज्यों में सरकार है, कह दें कि हमारी राज्य सरकारें व्यवस्था कर देंगे। जवाब दे रही है रागिनी आपकी बात, जो लोकल जो सारी व्यवस्थाएं हैं। रागिनी आपकी बात का जवाब दे रही है सुधांशु जी, बोलिए रागिनी जी। रोहित जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, फिर रागिनी हाँ करिए, ऐड कीजिए। पुलिस के, सीआरपीएफ के जवान काम कर रहे हैं, ये सब भी 19, 20, 21 साल के हैं, जो जिनकी अभी नई नौकरी लगी है। ठीक है। अब अगर कल के दिन वो कहने लगे कि साहब हम क्यों जाएं, हमारी भी तो जान का खतरा है, हमारा तो गोली का भी खतरा है, कोविड का भी खतरा है, तो ये कहना कि आग का दरिया, ये एक प्रकार का भयावह चित्रण करके वही 4 फालतू वोट वाली बात। ओके रागिनी बोलिए, फिर राघव आ रहा हूं। रागिनी 1 मिनट आपके पास है। देखिए, सबसे पहले तो रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस देश के छात्रों, विद्यार्थियों, नौजवानों के जीवन, उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला जो है वो राजनीतिकरण या 4 या 5 या 10 वोटों का मसला नहीं है। ये राजनीतिक नफे और नुकसान से ऊपर की बात है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। देखिए, जफर सरेश वाला जी ने कहा कि एक एकेडमिक ईयर से जुड़े हुए जो परीक्षाएं हैं वो यूनिवर्सिटी के हाथ में कैंसिल हो सकती हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर सकते। और विदेश की बात कर रहे थे, मैं अपने ही देश का बताती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा को, जो कि जून और जुलाई में होना था, उसको स्थगित कर दिया है और उसे अब वो नवंबर में करेंगे। 0 ईयर हो जाए, छात्रों का साल बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। वो छात्र भी खुद नहीं चाहते हैं जो अभी आपके चैनल पर आए थे, लेकिन उनकी पीड़ा थी ना, उनके जायज दुख था जो वो आपके चैनल पे बता रहे थे। भाई, अगर 2 महीने में कुछ परिस्थिति बेहतर हो सकती है तो क्या 2 महीने रुका नहीं जा सकता? क्या हम स्टेक होल्डर्स से बात नहीं कर सकते? क्या अकेडमिशियंस को बिठाकर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती? ये सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आखिरी कमेंट राघव, बहुत छोटा सा। देखिए, मैं तो खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से
अच्छा ताल्लुक है मेरा। और बिल्कुल रागी जी ने ठीक कहा, कैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपनी परीक्षा को डेफर कर दिया और बारी बारी आपके चैनल पर ये बोला जा रहा है कि सरकारें प्रबंध करें, राज्य सरकारें लॉजिस्टिक्स अरेंज करें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री के पास सबसे बढ़िया लॉजिस्टिक्स है, सबसे बढ़िया सुविधा है, सारे सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी है, फिर भी उनको कोरोना हो गया। उत्तर प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्रियों का निधन हो गया, क्या उनके पास लॉजिस्टिक्स नहीं थे? क्या उनके पास संसाधन नहीं थे? लेकिन फिर भी हुआ ना। तो कहने का मतलब है, जहां इतने बड़े बड़े लोगों को भी ये बीमारी नहीं छोड़ रही, वहां 28 लाख लोगों को आप बीमारी के कुएं में क्यों डालना चाहते हैं? 3-4 महीने की बात है, इंतजार कर लीजिए। और मैं ओके, जय कुमार सिंह हैं बिहार के मंत्री, वो कह रहे हैं बेफिक्र होकर परीक्षा में बैठे, सबका इंतजाम करेंगे। सलोनी कुछ कह रही हैं, छात्राएं जल्दी जाने से पहले। सलोनी बोलिए अपनी बात। कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए सलोनी। सर हेलो। सलोनी, हम सुनना चाहते थे आपकी बात, लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही है, बल्कि आपके पीछे जो टेलीविजन चल रहा था उसकी आवाज आ रही थी केवल। धन्यवाद। बहुत सारे छात्र जुड़े, कुछ अपनी बात रख पाए, सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का हम माध्यम बने, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हम लगातार छात्रों को लेकर आ रहे थे मंच पर और सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तय सरकार को करना है या फिर अदालत को, जहां विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब पुनर्विचार याचिका लगाएंगे। लेकिन एक विचार इस पर भी कि जो नेता आज परीक्षा रद्द करने को या टालने को कह रहे हैं, अगर लोकसभा चुनाव होता तो भी क्या यही कह रहे थे? दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने की मांग के पीछे राजनीति है? जो जवाब आपने दिए उनमें 44% को लगता है कि हाँ, 56% यानी 56% को लगता है कि नहीं, ये राजनीतिक मामला नहीं।